आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज सीरीज इन्वर्टर। इसके पहले आपने देखा था हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर, है ना। तो ये जो आपका इन्वर्टर है इसको सीरीज इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इसके सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, अब कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है? कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जो थाइस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि आपको इसके पहले जो लेक्चर्स था उसमें आपको बताया गया था कम्यूटेशन। हाँ, कम्यूटेशन एक ऐसा टर्म्स है, मतलब कम्यूटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग थाइस्टर को बंद करते हैं। सीधा सीधा वही है कि थाइस्टर को टर्न ऑफ करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कम्यूटेशन। तो ये जो आपका सीरीज इन्वर्टर है इसमें क्या होगा, जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होगा, जो थाइस्टर जो होगा उसको बंद करने वाला जो एलिमेंट्स होगा वो उस थाइस्टर के साथ सीरीज में लगा होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सीरीज इन्वर्टर। तथा इसमें जो सीरीज सर्किट होता है वो अंडर डैम्प्ड होता है। ठीक है, अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वेव फॉर्म होता है इसके अकॉर्डिंग जो होगा, मतलब वो जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक धीरे धीरे पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। ठीक है, एक ओवर डैम्प्ड होता है, एक अंडर डैम्प्ड होता है। तो अंडर डैम्प्ड सर्किट जो है वो जस्ट लाइक ऐसा, जैसे मैं इसमें आपको बताऊं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा ऊपर की ओर जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे डाउन हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो इसमें जो सीरीज सर्किट जो होता है, जो कंपोनेंट्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, सीरीज इन्वर्टर में, वो एक अंडर डैम्प्ड सर्किट का निर्माण करता है ना। मतलब उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा या करंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, सीधा डाउन हो जाएगा, है ना। ये इसका जैसे आप लोग मान लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वापस, इस तरीके से, है ना। इसे सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर या लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका सीरीज इन्वर्टर है ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, लगभग 200 हर्ट्ज से लेके 1000 मतलब 100 किलो हर्ट्ज तक ये कार्य करता है। ठीक है, 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक ये काम करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस होता है ये। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये जो VT है ये आपका थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज है, ये आपका थाइस्टर है T1 जो लिखा हुआ है ना। ये जो आपका कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स इसमें कौन सा है, ये L और C, है ना। ये जो L और C है यही इसका कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है। ये जो R है यहाँ पे अपने को आउटपुट प्राप्त करना है, मीन्स आपका क्या है, ये लोड है। ठीक है, सेकंड जो थाइस्टर है वो ये है T2, है ना। ये थाइस्टर T2 है और ये थाइस्टर T1 है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल दो थाइस्टर है और एक टाइम में एक ही थाइस्टर को हम लोग वर्क कराते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक चीज़ है ये आपका, है ना, सर्किट डायग्राम है। अब इसका देख लेते हैं वर्किंग। ठीक है, तो जो वर्किंग है इसको अलग अलग मोड्स में डिवाइड किया गया है, इसके मोड्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग इसको वर्क कराएंगे। ठीक है, तो मोड 1 फर्स्ट, इसमें केस में क्या होता है कि थाइस्टर जो T1 है उसको हम लोग गेट पल्स देंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपको थाइस्टर T1 को ही गेट पल्स देना है ना, तथा T2 को गेट पल्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, अतः थाइस्टर T1 इस समय कंडक्ट करता है और लोड के क्रॉस क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्किट है वो अंडर डैम्प्ड सर्किट होता है, अतः करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद जीरो तक घटने लगता है ना। तो सीधा सीधा आपका जो फर्स्ट मोड है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको थाइस्टर T1 को टर्न ऑन करना है, T2 जो है वो टर्न ऑफ रहेगा। ठीक है, और उसके क्रॉस इस समय जो आपको करंट का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर वो घटने लगेगा, है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉइंट ए जो है उसमें आपका जो वेव फॉर्म में भी दिखाएंगे आपको, तो पॉइंट ए पर लोड करंट जो है वो रिवर्स होने लगता है। इसका अलग अलग पॉइंट है ना। तो पॉइंट ए जो है वहाँ पे क्या होगा
कि लोड करंट रिवर्स होने लगता है और SCR-T1 जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, T1 इस समय अब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कम्यूटेशन स्टार्ट हो गया है मान के चलो। ठीक है, तो इस मोड में कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा कि करंट जो है वो रिवर्स होने लगेगा SCR, तो रिवर्स करंट का आंसर क्या हो जाएगा, SCR जो T1 है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस समय जो कैपेसिटर जो इसमें लगा है वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा। ठीक है, VC इज इक्वल्स टू कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो कैसे चार्ज होगा, मतलब VS प्लस VCO, जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस VCO जो कैपेसिटर का जो इनिशियल वोल्टेज है वो है ना। यहाँ पे VCO पहले से चार्ज कैपेसिटर का वोल्टेज होता है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं वापस इसके डायग्राम पे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट केस था है ना, फर्स्ट मोड है। आपको ये मान के चलो कि थाइस्टेक T2 अभी टर्न ऑफ है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना। तो फर्स्ट जो मोड है, मोड 1 हम लोग देख रहे हैं। इस समय थाइस्टर T1 को क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे। ठीक है, तो इस समय जो करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, जो ऐसे आपके डायग्राम में दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि सप्लाई जो है ऐसे जाएगा थाइस्टर से होते हुए, लोड के क्रॉस अपने को आउटपुट मिलेगा और ये इस तरीके से ये सर्कुलेट होगा। ठीक, ये यहाँ पे सर्कुलेट होते रहेगा क्योंकि T2 जो है वो टर्न ऑफ है, इसलिए इधर करंट नहीं जाएगा। ठीक, अब इस समय हो क्या रहा है कि जो कैपेसिटर है वो पहले से क्या होता है, इनिशियल चार्ज होता है। ठीक है, अब चूँकि इनिशियली ये चार्ज है पहले से, अब क्या हो जाएगा कि एक के जो करंट का जो वेव फॉर्म है, देखिए अभी आपको वेव फॉर्म में की ओर ले चलते हैं। जी है ना, ये आपका IG1 को जब हम लोग गेट पल्स दिए थे, ये फर्स्ट केस है। IG1 को हम लोग मतलब थाइस्टर 1 को गेट पल्स दिए, थाइस्टर 2 का जो गेट पल्स है इस समय क्या है, 0 है यहाँ पे है ना, क्योंकि उस समय ये थाइस्टर 2 है वो बंद है। तो होगा क्या कि एक्चुअली जैसे ही जो करंट है मैक्सिमम वैल्यू से अटेन होने के बाद क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो इसी समय ये जो कैपेसिटर है वो पहले से निगेटिवली चार्ज है। अब कैपेसिटर का वेव फॉर्म आप देखेंगे, ये जो आपका VC है यही है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना। तो चूंकि जो कैपेसिटर है वो एक प्रीवियसली चार्ज कैपेसिटर होता है विथ निगेटिव पोलारिटी है ना, निगेटिव पोलारिटी के साथ इसको पहले से चार्ज कर दिए रहते हैं। मतलब आप मान के चलो कि वो कैपेसिटर पहले से चार्ज होता है लेकिन वो रिवर्स पोलारिटी पे होता है। मतलब जैसे आप होना चाहिए 5 वोल्ट, तो वो कितना आएगा, -5 वोल्ट है मान के चलो। अब क्या होगा, क्योंकि आपका करंट जो है ऐसे सडनली क्या हो रहा है, एक राइज होने के बाद फॉल हो रहा है, तो इसी समय क्या हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगता है ऐसे नहीं मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो ये इसका वेव फॉर्म है, आपको सिर्फ ए जो पॉइंट है वहाँ तक देखना है। ठीक है, इसका आगे का जो प्रोसेस है वो बाद में बताएंगे। ठीक है, अब इस समय जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ये जो लोड के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है ये मान के चलते हो, ये क्या है कि ये धीरे धीरे सडनली क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना। VS प्लस VCO कितना डाउन होगा, सप्लाई वोल्टेज है प्लस जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो है ना, दोनों मिल के प्राप्त होगा। तो ये दोनों क्या हो रहा है, अब डाउन हो रहा है ना, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसके क्रॉस जो ये होगा वोल्टेज है क्या होने लगेगा, वो डाउन होने लगेगा। ठीक है, अब आपको वापस ले चलते हैं इसके थ्योरी की ओर। ठीक है, जो पॉइंट ए है वहाँ पे रिवर्स होने लगता है, थाइस्टर T1 ऑफ का हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ किस कारण से होता है, अब इसको आपको ध्यान देना है। ये कम्यूटेटिंग कंपोनेंट होता है कैपेसिटर है ना, ये L और जो C है वो ऐसा ट्यून्ड सर्किट फॉर्म करते हैं ये। ठीक, तो पहले क्या हो रहा था कि ये जो करंट है वो ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब जब कैपेसिटर जो है इसकी पोलैरिटी जो है कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर जो है अब क्या होने लगेगा, जब ये जो L है ये फुल्ली जब चार्ज हो जाएगा तो उसके पश्चात ये क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। मतलब इसका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऐसे हो जाएगा, ये इधर से होते हुए ऐसे है ना। इधर से तो आपका वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसका डिस्चार्जिंग के समय आएगा है ना, तो ये जो है जस्ट क्या हो जाएगा, ऐसे
अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से ये जो आपका थाइस्टर T1 है क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस होगा। अब क्यों रिवर्स बायस होगा, क्योंकि ये जो आपके पास जो ट्यून्ड सर्किट है इसका जो वोल्टेज है बस जस्ट क्या है, डबल है, 2V है मान के चलो, और आपको जो इनपुट मिल रहा है वो कितना है, V है। तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल हो गया है ना, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो थाइस्टर T1 है वो कम्यूटेशन के कारण से वो बंद हो जाता है ना। इसीलिए L और जो C कंपोनेंट है इसको यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि ऑटोमेटिकली ये जो थाइस्टर है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम लोग इसके वर्किंग की ओर। अब आपको ले मोड 2 पे, है ना। मोड 2 में क्या हो जाएगा, ये थाइस्टर T1 के बंद होने और T2 के स्टार्ट होने के बीच का जो इंटरवल है वो कहलाता है मोड 2। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें वेव फॉर्म में बताए थे, पॉइंट A और पॉइंट B, है ना, दोनों के बीच का जो टाइम है वो है मोड 2। थाइस्टर T1 बंद होगा और T2 को हम लोग क्या कर देंगे, गेट पल्स देंगे, लेकिन गेट पल्स देते ही वो तुरंत तो स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें टाइम लगेगा, तो दोनों के बीच का इंटरवल है मोड 2 है ना। इस समय क्या हो रहा है कि आउटपुट करंट वेवफॉर्म में 0 से A तक का जो समय है इसको बोला जाता है π/ω/r से प्रदर्शित किया गया है ना। आउटपुट करंट जो वेवफॉर्म था उसमें से 0 से A के बीच का जो टाइम है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/ω/r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ω/r को क्या बोलते हैं, रिंगिंग फ्रिक्वेंसी एंड रेडियन पर सेकेंड, है ना। ω/r जो है वो रिंगिंग फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तथा 0 से B तक का जो टाइम है उसको π/ω से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ω जो है आउटपुट फ्रिक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड पे। ठीक है, तो दोनों जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये रिंगिंग फ्रिक्वेंसी है WR जो है, और यहाँ पे जो सिंपल जो W है वो नॉर्मल आउटपुट फ्रिक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड पे। अब क्या होगा कि पॉइंट A से B तक का जो टाइम है इसको बोला जाता है डेड टाइम। ठीक है, इस समय आपको आउटपुट जो वोल्टेज है वो तो जस्ट मतलब जो करंट है वो तो क्या हो रहा है, जस्ट 0 मिलेगा पॉइंट A से B के बीच, तो इसको बोला जाता है डेड टाइम, है ना। इस समय आउटपुट जो करंट है वो पूरा पूरा क्या होगा, 0 होगा। तो वो मिनिमम टाइम जो है TQ मिनिमम जो है कैसे निकालेंगे, π/ω माइनस π/ω/r, है ना। ठीक है, तो दोनों को घटा देंगे, ओमेगा इक्वल से क्या होता है 2πf, तो 2π इसमें से बाहर निकल जाएगा तो पाई कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा 1/2 1/f माइनस 1/fr। ठीक है, तो इस समय इंडक्टर वोल्टेज भी क्या होने लगता है, शून्य होता है, क्योंकि सोर्स करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टाइम है बीच वाला जो टाइम है ये था आपका टाइम इंटरवल 2। अब आपको ये इसका वेव फॉर्म है, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो था A से लेके B के बीच का जो टाइम था वो। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा जो सर्किट रिंगिंग फ्रिक्वेंसी था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक A तक जो है आपका ω/r के लिए रिप्रेजेंट किया गया, और A से लेके B तक है ये टोटल आउटपुट फ्रिक्वेंसी है ना। तो इस तरीके से ये इसका वेव फॉर्म है मोड 1 और ये मोड 2। अब आपको ले चलते हैं मोड 3 में, है ना। तो मोड 3 में क्या होगा कि वापस आपको ले चलते हैं मोड 3 पे और इसके सर्किट डायग्राम की ओर। कहाँ ये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो मोड 3 होता है इस समय ये जो था, ये क्योंकि आपका थाइस्टर T1 है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब ये जो आपका मोड 2 में ये वर्क कैसे करेगा, है ना। ये जो थाइस्टर T2 है वो कंडक्ट कैसे करेगा, जब आपका सप्लाई तो बंद है, ये मान के चलो कि यहाँ पे ऐसा ओपन सर्किट हो गया, है ना। तो इस समय ये जो इंडक्टर है इसमें जो चार्ज स्टोर जो एनर्जी है उसके कारण से ये ऐसे यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, है ना। तो ये प्लस माइनस, तो ये जो आपका इंडक्टर और जो कैपेसिटर था ये उस समय क्या था, दोनों जो है चार्ज हो, इसमें कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ था। एक्चुअली इंडक्टर के क्रॉस जो एनर्जी है वो 0 हो गया था ना,
तो ये जो है जहाँ से क्या होगा, ये ऐसे सप्लाई इधर से निकलेगा और ये ऐसे ये फिर से यहाँ पे क्या होगा, करंट सर्कुलेट होने लगेगा इसमें जो स्टोर्ड जो एनर्जी है उसके कारण से। तो इसके कारण से जो थाइस्टर T2 है वो फॉरवर्ड बेस में आएगा। इस समय इसको हम लोग क्या कर देंगे, गेट पल्स दे देंगे। तो ये जो करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये इधर से ऐसे सर्कुलेट होने लगेगा, मतलब यहाँ जो करंट है वो यहाँ पे सर्कुलेट होगा। तो किसके कारण से होता है, वो चार्जिंग जो हुआ रहता है आपका इंडक्टर कैपेसिटर, इसके कारण से ये यहाँ पे करंट को सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब ये जो आपका मोड 3 है, इस समय आपका वेव फॉर्म देखते हैं, है ना। ये जो आपका मोड 3 है, अब क्या हो रहा था, ये जो आपका मोड 2 था उस समय इंडक्टर करंट जो है ये ऐसे आपका डाउन होते होते क्या, क्योंकि इस समय करंट का वैल्यू 0 हो गया था आउटपुट करंट, इसलिए इंडक्टर जो करंट था वो भी क्या हो गया था, डाउन हो गया था ना। अब क्या होगा, जो कैपेसिटर था क्योंकि इस समय मैक्सिमम वैल्यू तक वो चार्ज हो गया था, अब कैपेसिटर जो है क्या होना है, अब ये जो आपका मोड 3 है, ये B से लेके आगे तक का जो यहाँ तक है ना, इस समय कैपेसिटर जो है अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये डिस्चार्ज जब होगा तो ये इसका वेव फॉर्म है डिस्चार्ज का। अब चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर इसके ऊपर है, तो अब क्या होने लगेगा, इंडक्टर जो है वो चार्ज होने लगेगा उस कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग से। फिर से देखिए इसमें ये है ना, ये जो कैपेसिटर है वो इसका जो करंट है वो ऐसे जाएगा, ऐसे है ना, इधर सर्कुलेट होगा। तो इस समय ये जो इंडक्टर है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ था। तो फिर से आप देख लीजिए इसमें वेव फॉर्म पे, तो ये जो पॉइंट बी है वहाँ तक की जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। ये कैपेसिटर यहाँ तक पहुँच गया था पहले से, और ये जो मोड 3 है वो B से स्टार्ट होगा। तो इस समय कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज हो गया, है ना। अब इस समय जो इंडक्टर है वो ऐसे चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो आपका B है, इस समय जो वोल्टेज है वो जस्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है लोड के क्रॉस, इसलिए इसका जो करंट का मतलब करंट था, एक्चुअली वोल्टेज बोल दिया था मैं। ये आपका करंट पहले जो है पॉजिटिव था, फिर ये 0 होगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से ये चलते रहेगा, है ना। तो ये है आपका सीरीज इन्वर्टर, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोड 1 ये इस तरीके से क्या करेगा। मोड 2 जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है मोड 2, और जो मोड 3 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, है ना। तो पूरा जो पूरा रोल है वो क्या होता है, इस एल और सी का होता है, क्योंकि यही क्या है, इसमें कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स होता है जो थाइस्टर को टर्न ऑफ करता है। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसको आपको देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ सीरीज इन्वर्टर, चूँकि सप्लाई मेंस में लोड करंट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही ले जाता है, अतः डीसी सोर्स का जो पीक करंट रेटिंग है वो हाई होना चाहिए। जो डीसी सोर्स है इसका पीक करंट रेटिंग है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाया गया था जो कभी वर्किंग देखे, तो उसमें केवल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब जो सप्लाई जो मेंस है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वो क्या हो रहा है कि वर्क कर रहा है ना। जब रिवर्स हो जाता है, मतलब जब आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, जो कि कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू क्या होने लगता है, कम होगा। तो उस केस में वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो केवल जो है एक ही हाफ साइकिल तक वो वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि सोर्स करंट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है, अतः हार्मोनिक्स कंटेंट जो है इसमें अधिक होता है ना। हार्मोनिक्स जो कंटेंट रहेगा वो इसमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थर्ड है कि इन्वर्टर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लिमिटेड होती है ना, क्योंकि आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान सर्किट ट्रिगिंग फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। ये जो आपका इन्वर्टर है इसका ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लिमिटेड है, मतलब हम लोग हाई मतलब अधिक जो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जो मान है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये सर्किट रिंगिंग फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है कि डेड जोन टाइम अधिक होने के कारण से आउटपुट में डिस्टॉर्शन होता है। डेड जोन टाइम क्या होता है आपका, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो टाइम है उसको डेड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होगा, आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इसका वेव फॉर्म है जस्ट ऐसे आपका जाता है, फिर कुछ देर रुक जाता है, फिर उसके बाद ये निगेटिव, फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर ये पॉजिटिव, इस तरीके से चलता है ना। तो चूँकि बीच में ये क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो जा रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव से निगेटिव में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं डेड जोन टाइम, ठीक है। पुअर आउटपुट रेगुलेशन, आउटपुट रेगुलेशन का मान इसमें कम होता है, चूँकि कम्यूटेटिंग जो कंपोनेंट है ना, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट के द्वारा ही लोड करंट लगातार प्रदान किया जाता है, अतः अधिक रेटिंग के कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। जो कैपेसिटर हम लोग उसमें लगा रहे हैं एल, और जो सी है वो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है, उसको हायर रेटिंग का उसमें लगाना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप सेकंड हाफ साइकिल जब चलता है, निगेटिव हाफ साइकिल, तो T1 जो है उस समय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। केवल जो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी है उसी के द्वारा ही लोड करंट अपने को मिलता है, ठीक है। तो उसके कारण से जो कैपेसिटर जो हम लोग लगा रहे हैं वो हायर रेटिंग का होना चाहिए, है ना, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से इसके ड्रॉबैक्स हैं सीरीज इन्वर्टर के। ये इसका फाइनल वेव फॉर्म था और ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।